नमस्ते। और श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइटिंग के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए। पिछले समय तो हिंदी पूरी आती थी, लेकिन अभी अभ्यास कम करता हूँ, मेरी गलती, तो ज़्यादा कोशिश करूँगा और आज अभी बोलने की कोशिश ट्राई करूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और रूस के बीच जो संबंध हैं वे ईमानदार हैं। इसका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, और जो अन्य देशों के खिलाफ नहीं है। हम एक दूसरे के सच्चे शुभचिंतक हैं। 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के दौरान हमारे बहुत ही उपलब्ध किए हैं। ये है भारत में बड़े के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण और किस तरीके से इन रिश्तों को आगे भी निभाया जाएगा, कैसे ये दोस्ती निभाई जाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर डेनिस अलीपोव जी जुड़ चुके हैं। और सबसे रोचक बात है, ये हिंदी में बात करने वाले हैं। हमारे एजेंडा आज तक के इस मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एम्बेसडर डेनिस जी का। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नेहा। और उसी जेस्चर को रिटर्न करते हुए मैं उनको डोब्रो पोजालोवट, स्वागत है उनका, मैं रशियन में करना चाहूंगी। सर प्लीज। बहुत मुश्किल होती है, देखिए वो मतलब इंडिया एक्सपर्ट माना जाता है एम्बेसडर साहब को। इसके साथ ही उनका लंबा अनुभव रहा है, बचपन भी बीता है यहाँ पर एक दूसरे देश में आकर वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को समझना और उस प्यार को रेसिप्रोकेट करना, ये रूस के साथ ही हो सकता है हमारा। मैं धीरे धीरे हिंदी बोलूंगी, आप लोग उसके आदी नहीं होंगे जिस तरह से मैं सवाल पूछूंगी, क्योंकि उनको समझ में आना जरूरी है। जो जियो पॉलिटिक्स है बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन उसके बाद भी पिछले 1 साल में खासकर भारत और रूस पक्के दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं। क्या की है इसका, क्या राज है? नमस्ते। और श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइटिंग के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए। पिछले समय तो हिंदी पूरी आती थी, लेकिन अभी अभ्यास कम करता हूँ, मेरी गलती, तो ज़्यादा कोशिश करूँगा और आज अभी बोलने की कोशिश ट्राई करूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और रूस के बीच जो संबंध हैं वे ईमानदार हैं। इसका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, और जो अन्य देशों के खिलाफ नहीं है। हम एक दूसरे के सच्चे शुभचिंतक हैं। 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के दौरान हमारे बहुत ही उपलब्ध किए हैं। ये है भारत में बड़े स्टील प्लांट्स, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा की संयंत्र, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, प्रौद्योगिकी का पहला संस्थान मुंबई का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाजुक क्षेत्रों में डीप पारंपरिक सहयोग और संबंध हैं। ये
सर्वज्ञात है कि वास्को द गामा ने यूरोप के लिए भारत की खोज की थी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अफनासी निकितिन, एक रूसी, उनसे 30 सालों से पहले भारत आए थे। हथियार से नहीं आया, खुले दिल से आया। बहुत अच्छी बात है ये, मतलब वास्को ड गामा तो यूरोप के लिए भारत की खोज की, लेकिन भारत की खोज उस समय हुई नहीं थी। भारत बहुत प्राचीन है। और यह भी कहना चाहता हूं कि रूस भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने का स्वागत करता है और इसकी G20 और SCO में अध्यक्ष पद की प्रायोरिटीज का समर्थन करता है। हम समान और मल्टीपोलर ऑर्डर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता है। पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत रहा है, इंटरनेशनल दबाव बहुत रहा है पिछले 1 साल में। लगभग फरवरी से अगर हम देख लें तो बहुत चैलेंजेस भी रहे हैं इंडिया रशिया की इस पार्टनरशिप, इस दोस्ती के सामने। ये सच्ची बात है, पर रियलिटी ने दिखाया है कि भारत पर दबाव बनाना बेकार है। हमें बताया गया है कि दुनिया को हमलावर रूस से बचाने की जरूरत है, लेकिन वे ये नहीं कहते कि वो रूस ही था जो जिसने 15 वर्षों तक शांति और बातचीत का आह्वान किया यूक्रेन के बारे में। आखिर तक आह्वान किया। यूक्रेन संघर्ष रूस का चयन नहीं है। सुरक्षा खतरे के लिए वो एकमात्र संभव प्रतिक्रिया है। हम वही करते हैं जो हमें करना है, ये मतलब है। यह स्पष्ट हो गया होता अगर यूरोप ने इराक पर अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ ऐसे ही स्थिति ली जो अभी हमारे के खिलाफ। उनका पॉलिसी अनुमति की भावना है, दोहरे मानकों की भावना है, और भारत एक सुसंगत शांति प्रिय स्थिति लेता है। रूस इस स्थिति को समझता है और इसका समर्थन करता है। जैसे रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो भारत और अमेरिका की दोस्ती हो जाती है। रशिया से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, प्राचीन हैं, पर आज की दुनिया में अमेरिका से है अच्छे संबंध। क्या ये आपके लिए भी उतना ही ट्रिकी होता है जब इंडिया और चाइना के बीच आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं? रशिया की भी इंडिया से भी दोस्ती है और चीन से भी दोस्ती है। बिल्कुल नहीं। अमेरिका की विपरीत रूस जीरो सम गेम्स नहीं खेलता है। चीन के खिलाफ रूस भारत के साथ दोस्ती नहीं करता है और अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ दोस्ती नहीं करता है। हम सभी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ये समान रूप से हम अमेरिका को धमकी देते नहीं और यूक्रेन के माध्यम से हम खुद को धमकी नहीं देंगे, जैसे कि अब हो रहा है वहाँ। रूस भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा है। हमारा मानना है कि भारत चीन सहयोग से दुनिया को फायदा होगा
अमेरिका ऐसा सोचता नहीं हमारी दृश्य से, क्योंकि वे बराबरी के बीच प्रथम होना चाहते हैं। ये मतलब। पर बहुत ज्यादा प्रेशर्स क्रिएट किए गए अभी इंडिया पर भी, जब एनर्जी रशिया से लेने की बात आई, पर इंडिया स्ट्रांगली खड़ा रहा और हमारे किसी भी तरह के रिश्ते बदले नहीं। आपको लगता है कि एक मतलब लॉन्ग टाइम somebody should have stood up to the world जब एनर्जी डिमांड्स की बात आती है तब? मैं ऐसा बोलूं कि भारतीय तेल आयात में रूसी तेल का हिस्सा 22%, अभी 22% से अधिक है, और भारत वैध राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित है, जिसका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने लोगों के हितों में भारत का दृढ़ और जिम्मेदार पॉलिसी सम्मानित है, और यही वो आधार है जिस पर हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करते हैं। रशिया का जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस यूक्रेन में चल रहा है, उसको लेकर भारत में चिंता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं। एक की जान भी चली गई थी उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। क्या इसका कोई अंत नहीं है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट, जिसे स्टार्टिंग में कहा गया कि एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, इसका कोई अंत आपको दिख रहा है एम्बेसडर अलीपुर? शुरू से ही रूस ने यूरोप में सुरक्षा समस्या की राजनयिक समाधान की वकालत की थी। सबसे पहले सामूहिक सुरक्षा गारंटी पर हमारे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। फिर यूक्रेन शांति वार्ता से हट गया। हम जानते हैं कि उन्हें किसने ये सलाह दी कि अधिकारी वाशिंगटन से आदेशों पर काम करते हैं, जो संकट को समाप्त करने में दिलचस्पी नहीं लेता है। यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, पूरी तरह से। हमें बताया गया कि रूस शांति नहीं चाहता है। यह बिल्कुल गलत है, पर यह है अमेरिका जो शांति नहीं चाहता, लेकिन वे उसकी विपरीत कहते हैं। हम बातचीत के लिए खुले दिल से तैयार हैं। मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ दो साइड नहीं है इस वॉर में, सिर्फ इट इज नॉट जस्ट यूक्रेन एंड रशिया? बिल्कुल नहीं। US is involved, NATO is involved in this conflict. This is the reality. एक और आरोप लगता है रूस पर, ठंड का मौसम आ गया है। वेस्ट जो कहता है कि रशिया विंटर को वेपनाइज कर रहा है, वो ठंड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन में अंधेरा है, हीटिंग की सुविधा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं अंग्रेजी में बोलूं। With the Ukrainians, we not only share a common history, we have a common civilizational and cultural roots. Essentially, we have been one nation with the Ukrainians. In different periods of history, we were parts of one state. And
And today's Ukraine, in fact, is a multinational nation, like Russia is, where the Ukrainians live, but also the Russians live, the Poles, the Hungarians, and many other nationalities. However, after the 2014, Ukraine chose to play the card of this radical Ukrainian nationalism, specifically directed against the Russians. And it has been has become an explicit anti-Russia project. And I must again say, at the behest and with the help of the US. The worst thing that is that the provoked ethnic discord led to the deaths of tens of thousands of people in the eastern Ukraine. The war over there has been going for 10 years now. Not by us, but by the Ukrainian government against their own people. But have we seen anything or read anything about it in the papers? No, we don't. And the Western politicians and the Western media have turned a blind eye to that for years. So those who are now talking about the weaponization of winter, let them first answer the questions about the weaponization of those, Nazi ideology, which is a fact in Ukraine. The government has been hijacked by the radical Nazi elements. I'm not saying that all the Ukrainians are Nazis, not at all, of course not. But the government has been hijacked by the radicals, and this is a fact. Zelensky himself was elected thanks to the program that his electoral program that he would mend relations with Russia. But after he was elected, he volte-faced and continued on that explicit anti-Russia track. So. As of now, I would reiterate that what we do is the targeting of those infrastructure and objects that are linked to the military complex and the military installations, and in no cases. Our strikes are directed against the civilians and the population. This is the principle to which we try very strictly to adhere. तो एम्बेसडर ये बता रहे हैं, चूंकि हिंदी का महामंच है तो हम इसका अनुवाद भी करते चले कि एक साझा इतिहास है यूक्रेन का और रूस का, और महसूस करते हैं मानवीय तौर पर उन सभी व्यक्तियों के लिए। लेकिन जो पश्चिमी देशों का नैरेटिव रहा, जो कि इस समय इस साल के पूरे घटनाक्रम को तो बता रहा है, लेकिन 10 साल से पूर्वी यूक्रेन के लोग किस तरीके से पीड़ित रहे हैं उसके बारे में नहीं बात करता है। तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। पर एम्बेसडर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि ये युद्ध का समय नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। आखिरकार ये न केवल रूस को संबोधित है, मोदी ने ज़ेलेंस्की से भी सिमिलर चीज कहते थे, लेकिन किसी कारण से इसकी याद नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि नाटो को भी यही कहना चाहिए भी। उन्होंने दरअसल पूरे विश्व को कहा था उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से
चुना भी गया। लेकिन अब भारत और रूस की जो सैन्य साझेदारी है उस पर आते हैं। ये हमारे जो सैन्य इतिहास है उसमें लिखित है कि जब भी किसी युद्ध के समय भारत को जरूरत पड़ी, दुनिया के बाकी देशों ने भले मुंह मोड़ा हो, पर रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। जब भी भारत ने कोई युद्ध लड़ा है, हर संकट के समय 2020 तक का जो आंकड़ा है वो कहता है 60% जो हमारा हथियार और उपकरण है वो हम रूस से लेते हैं, साझेदारी में चीजें बनाते हैं। क्या भारत और रूस आज भी आपके हिसाब से उतने ही मजबूत डिफेंस पार्टनर्स हैं? हम बहुत मजबूत डिफेंस पार्टनर्स हैं, और जो 1971 में जो भारतीय ऑपरेशन था, हम इसका समर्थन किया था। ना अमेरिका ना यूरोप, वे उस समय भारत के विरुद्ध अभी जैसे हमारे विरुद्ध चलाते थे। रक्षा सहयोग हमारे रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आधार है। अनुबंधों का मात्रा बहुत बड़ी है। इनमें से बहुत सरकार की पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें Su-30 MKI लड़ाकू विमानों और T-90 टैंक्स और अन्य क्षेत्रों का लाइसेंस प्राप्त असेंबली शामिल भी है। रूस पहला था और अब तक एकमात्र देश है जो भारत के साथ उन्नत तकनीकों को साझा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन हमारे सबसे सफल संयुक्त उपक्रम है, जो दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। S-400 के बाद क्या न्यूक्लियर सबमरीन टेक्निक को भी भारत लेने वाला है रूस से? मैं ऐसा कहूं कि हमारे सहयोग और आपसी विश्वास का उच्च स्तर हमें किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने की आवश्यकता और अनुमति देता है। पर आपने ब्रह्मोस का जिक्र किया, एक बहुत सुंदर उदाहरण है वो। क्या हम सीख सकते हैं उससे कुछ आगे बढ़ते हुए? उसके तो नाम में भी रूस और भारत दोनों आ जाते हैं। There is plenty of opportunities for broadening of joint manufacturing and cooperation in advanced technologies. There are some particular areas in which we are in conversation with each other, in dialogue, but I'm of course not in a position to speak about them openly. Besides that, we are very close to the launch of the AK rifles joint venture in India, in Uttar Pradesh. जो डिफेंस कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश, वहां पर जो कलाशनिकोव है उनका निर्माण, उनका उत्पादन चल रहा है और बहुत विकसित स्थिति में है ये। बहुत सारे ग्लोबल सैंक्शंस हैं रशिया पर। क्या इससे उबरने के लिए, इससे निकलने के लिए रूस भारत की ओर देख रहा है? एक तरफा प्रतिबंध वे अवैध है, ये मुख्य बात है, और इसलिए ये अनफेयर कंपटीशन का एक उपकरण है। In current circumstances,
I would say this is a kind of a price for independence. And it would be, of course, incorrect to call these sanctions global. India, as well as the world's majority, have not joined any kind of sanctions, do not recognize them, and do not support them. We are working with India very closely on making our cooperation independent from such pressure, independent from the financial and logistical infrastructure which is under the control of the Western countries. Our markets are open to each other, and the visit of the Indian External Affairs Minister Shri Jaishankar to Moscow in November has reaffirmed our commitment to see our collaboration in a long-term perspective. So also a forward-looking rupee-ruble exchange. आपको लगता है ये भारत और रूस के व्यापार, अर्थव्यवस्था इसके लिए बेहतर होगा? मुझे ऐसा लगता है डॉलर को ये क्यों तय करना चाहिए कि हम किसके साथ व्यापार कर सकते हैं, और भारत को रूस के साथ व्यापार के प्रतिबंधों से क्यों डरना चाहिए? अमेरिका आज हमारे साथ व्यापार को प्रतिबंधित करता है, कल वो भारत के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करेगा या किसी दूसरे देश के साथ? आप क्या सोचते हैं कि ये असंभव है? ये है बिकॉज हम खुद निश्चय नहीं करते हैं और हमें अपने आप निश्चय करना है। बड़ी बात आपने की है। लेकिन ये बताइए कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हुई? आपने मतलब सीखा है मतलब फॉरेन सर्विस में होने के नाते हम समझते हैं कि एक फॉरेन लैंग्वेज वो वजह है, या फिर आपका बचपन बीता यहाँ पे? क्या रशिया इंडिया की कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं ऐसे? बिल्कुल। रूस भारत की तरह एक मल्टीनेशनल देश है। हमारी मुझे लगता है कि हमारी एक समान मेंटालिटी है। हमें आत्मा की चौड़ाई, आतिथ्य, उच्च स्तर की स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज की विशेषताएं हैं, और इसके कारण हमारा पारस्परिक हित महान है। अच्छा, मुझे लगता है कि हम लोग बातचीत में मेहमान नवाजी बोल देंगे, लेकिन उनकी क्लिष्ट हिंदी है वो आतिथ्य ही बोल रहे हैं उसमें। बहुत सुंदर। लेकिन एम्बेसडर, ये भी सुनने में आता है कि राज कपूर बहुत मशहूर हैं वहां पर, मिथुन चक्रवर्ती। अभी भी इंडियन फिल्म्स वहां पर उतनी देखी जाती हैं? आप देखते हैं इंडियन फिल्म्स? मैं कम देखता हूँ, लेकिन ये सही बात, क्योंकि वे फिल्म सामाजिक न्याय, सच्चे प्यार और ईमानदार दोस्ती के विषयों से जुड़े हैं। श्री 420 से मेरा जूता है जापानी, आवारा से आवारा हूँ, और डिस्को डांसर से जिमी बहुत हिट सारे रूस में मालूम है। बाय द वे, रूसी सिनेमा के दिन भारत में बड़ी सफलता से आयोजित किए गए रिसेंटली,
और 5वां भारतीय फिल्म महोत्सव रूस में हो गया है। विभिन्न शहरों में पुष्पदराज सहित 144 फिल्में दिखाई गई। दर्शकों के पूरे हॉल्स लोगों का उत्साह हुए। और हम इस तरह के सहयोग का विस्तार करने वाले हैं। बाय द वे, भारतीय सिनेमा के शूटिंग के लिए रूस एक अद्भुत स्थान है। ये तो है। और मतलब श्री 420 से लेकर पुष्पा तक। एम्बेसडर, आने वाले दिनों में आप भारत और रूस के संबंधों को कैसे देखते हैं? हम भविष्य में विश्वास के साथ देखते हैं। रूस एक महान शक्ति है और सदा रहेगा। भारत महाशक्ति बन रहा है और दुनिया में एक समान मल्टीपोलर व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें रूस और भारत अपना सही स्थान ले सके। तो that's the way I'm looking in the future. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमने फिल्म की ही बात की थी और मुझे लगता है कि सबने मेरा नाम जोकर देखी होगी और उसमें एक शब्द हमने रूसी सीखा था, 10 विदानिया, और उसका मतलब भी सब समझते होंगे यहाँ पर। तो उसके साथ ही मैं अंत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले वहां पर अपना आज का इस साल का जो एजेंडा है आपका, ये आप पेपर पे भी लिख सकते हैं और वहां पर एक डिजिटल स्क्रीन, नेहा। हाँ, मतलब मैं वाकई कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि हिंदी जानने वालों ने हिंदी में नहीं लिखा अपना संदेश, और यहां हिंदी रूसी भाईचारा अमर रहे, ये हिंदी में लिख रहे हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच एम्बेसडर अलीपोर। एम्बेसडर को एक अतिरिक्त आभार और अतिरिक्त धन्यवाद। इतने सारे क्लिष्ट हिंदी शब्दों के इस्तेमाल के लिए शायद बहुत सारे लोगों की यहाँ वोकैबुलरी उससे अच्छी हो गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी बात यहाँ पर हिंदी में रखी, जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है। और हम सब एक बार फिर से तालियों के साथ एम्बेसडर इस मंच पर आए, उसका धन्यवाद करेंगे। Thank you so much.